नमस्ते। मेरा नाम सिद्धांत है और मेरे साथ फ्रेम में है हमारे संडे के अर्थात के मेहमान मेहमान के अर्थात के कलमकार, इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान जी। अंशुमान जी, कैसे हैं? हफ्ता कैसा गया? त्योहार त्योहार बीता? पता नहीं आपके यहाँ भरत मिलाप होता है कि नहीं? बनारस में भरत मिलाप बड़ा फेमस है, दशहरा हाँ, के अरे अगले दिन रामलीला। होता है। हाँ, रामलीला का मौसम था। और पिछले साल सिद्धांत, कोविड के कारण ये त्योहार का मौसम काफी फीका था, लेकिन इस बार काफी सक्रियता दिखाई दी। लोग बाजारों में निकलते दिखाई दिए। और ये पूरा हफ्ता खबरों के लिहाज से बिजली, कोयले की कमी और बहुत सारी सारी चीजों चीजों से जुड़ा रहा था। लेकिन धीमे धीमे कुछ हद तक बाजार में गतिविधियां सामान्य होती दिख रही हैं। हालांकि खरीद वैसी नहीं दिखती बाजारों में भीड़ वैसी बाजारों में नहीं दिखती। शॉपिंग के का वो कि का वो जो दौर हम देखते थे प्री फेस्टिव सीजन का, वो बिल्कुल नदारद है, वो नहीं दिखता है। हम्म। हाँ, और प्री फेस्टिव सीजन का वो पूरा मजमा दिखता भी नहीं है। और दूसरी चीज अंशुमान जी, जो सेमीकंडक्टर क्राइसिस है उसकी वजह से चीजों की डिलीवरी में इतनी लंबी लंबी देर दिख रही है कि लोग खुद भी डिस्करेज हो जा रहे हैं खरीदने से। मतलब यहीं पे यही मौका है कि मैं पिछले अर्थात का भी जिक्र कर दूं कि जो आपने पिछले अर्थात में कई जगह वैश्विक क्राइसिस का जिक्र किया, यहाँ पड़ोसी क्राइसिस, यहाँ पड़ोसी क्राइसिस, इसकी कमी, उसकी कमी, उसकी कमी, उसमें अगर सेमीकंडक्टर क्राइसिस को भी जोड़ दें तो मिला जुला के स्थितियां बहुत अच्छी नहीं लग रही हैं। कंज्यूमर परेशान है कि साहब बुक कर रहे हैं तो 6 महीने बाद मिल रहा है। तो इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। आप भी मेरे ख्याल से इससे दो चार हो रहे होंगे इन चीजों हाँ, को। हाँ। और ये पिछली बार के अर्थात में हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी कि ये जो पूरा बटरफ्लाई इफेक्ट है ना, ये जो दुनिया एक दूसरे पर इतनी डिपेंडेंट है कि एक जगह कुछ चीजें टूटती हैं तो दूसरी जगह दिखाई देती हैं। उसका असर ये है कि अमेरिका में पोर्ट्स को 24 घंटे चलाने के आदेश दिए गए ताकि सामानों की सप्लाई मार्केट में हो सके। ये अमेरिकी सरकार ने ये करना शुरू किया है। इन्फ्लेशन दुनिया के सारे बाजारों में शॉर्टेजेस से निकली हुई इन्फ्लेशन दिखाई दे रही है। तो भारत में हमें उसका असर अलग अलग तरह से दिख रहा है। चीन से आने वाले सामान पे भी उसका, हालांकि चीन के साथ भारत का व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है, सीमा पर कुछ भी हो रहा हो, लेकिन जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है या जो आयातित महंगाई है वो भी हमारे भीतर की महंगाई से मिल गई है। ऑटोमोबाइल में बड़ी दिक्कत है। ऑटोमोबाइल का ग्राहकों को इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट का सामना करना पड़ रहा है कि उनका कार खरीदने का पूरा उत्साह ही खत्म हो जाता है। अच्छा अंशुमन जी, अब अर्थात पे चला जाए उससे पहले हम डिस्कस करेंगे इस बार इंडिया टुडे हिंदी का अंक क्या है। सिद्धांत, इस बार इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव था जो काफी चर्चित था और उसमें हमने कई सारी प्रमुख हस्तियों को सुना। तो स्वाभाविक है कि इंडिया टुडे की कवर स्टोरी में वही वही सारी हस्तियां और इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का कवरेज है। जो एक बेटर नॉर्मल की चर्चा शुरू हुई है कि हम महामारी से निकलें, मंदी से निकलें और एक बेहतर न्यू नॉर्मल से बेटर नॉर्मल की तरफ जाने की कोशिश करें। इस पर केंद्रित जो पूरा संवाद था इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का, उसमें विस्तार से चर्चाएं हैं अलग अलग क्षेत्र के लोगों की, राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक और तकनीक से लेकर फिल्म और स्पोर्ट्स तक वो ये पूरा अंक इंडिया टुडे कॉन्क्लेव पर केंद्रित है। अच्छा अंशुमा जी, मैंने एक गुस्ताखी की है, मैं बता दूं पहले आपको। अभी जब ये रिकॉर्डिंग शुरू होने के पहले आप इधर उधर थोड़ा थे वैसे थे, तो आपकी लाइब्रेरी बिना आपके व्यवधान की दिख रही थी, तो मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया लाइब्रेरी का। तो अर्थात पे चलते हैं। इसका शीर्षक इस बार है कभी कमी न आई। इस टॉपिक को ऐसे बताना चाहिए जैसे इंट्रोड्यूस अगर मुझे करना हो तो मैं ऐसे करूंगा कि ये सबसे जरूरी अर्थात हो। ये हमारे रोज के जीवन का की जो अर्थव्यवस्था है। हम सुबह निकलते हैं, ब्रेड दूध लेकर आते हैं, रात को घर लौटते समय सब्जियां लेकर आते हैं अगले दिन सुबह बनाए जाने के लिए। दिन भर दूध वाला आता है तो हम गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं, तो फल खाते हैं, तो तमाम रेस्टोरेंट में खाते हैं, तमाम चीजें। तो उन सब उतनी उतनी सिंपल चीजों के आसपास ये बसा हुआ अर्थात का ये अंक है। इसका शीर्षक कभी कमी ना आई दिया है अंशुमान जी ने। खुदरा महंगाई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। अंशुमान जी, ये टर्म कुछ ऐसे है ना कि बड़ा कठिन कर दिया जाता है पूरे सिस्टम को। महंगाई की अब जब बात करें और महंगाई आपके सामने एक पूरे सिस्टम द्वारा ऐसे फेंकी जाती है, उसके आंकड़े ऐसे फेंके जाते हैं
तो आपको लगता है कि अरे यार ये तो इतना सस्ता है, मैं इतना महंगा क्यों खरीद रहा हूँ। मतलब आंकड़े आंकड़े हैं, आंकड़े, लेकिन मानवीय नहीं। कि आपको सस्तेपन के आंकड़े देखकर आपको लगे कि हाँ सस्तापन आ चुका है। अशुभन, ये आज का अर्थात एक हमारे परिचित हैं, उनके परिवार की चर्चा से निकला उनके यहाँ एक चाची हैं, बहुत सक्रिय रहती हैं सारी चीजों पर। तो उन्हें किसी ने इस बार जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन का नंबर आया वो भेजा, किसी राजनीतिक प्रकोष्ठ वाले व्हाट्सएप से आया उनके पास कि सब महंगाई तो 8 महीने के सबसे कम स्तर पर है भारत में, 4.32% इस जो सितंबर महीने का कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन आया, तो बड़ा भड़क गई। उनका ये कहना था कि हमारे पास 5 साल के पर्चे रखे हैं खरीद के, इनसे सिर्फ बातें करा लो, महंगाई कभी कम हुई है कि नहीं है। हमारी अपनी जो संवेदनाएं हैं महंगाई को लेकर, या जो हमारी अपनी अनुभूतियां हैं, ये अर्थात उसका अर्थात है महंगाई का एक ऐसा हिस्सा है जो कभी कम नहीं होती, और वो कौन सी ऐसी महंगाई है जो कभी कम नहीं होती और हम उसी को महसूस करते हैं। सामान्य व्यक्ति महंगाई के इन आंकड़ों में जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो इसलिए भ्रमित होता है क्योंकि वो जो महसूस कर रहा है वो इस आंकड़े में नहीं दिखता। अब जैसे हम आज जहां शुरू कर रहे हैं, जब हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको 14 तारीख को, तब हमारे पास 2 आंकड़े हैं सिद्धांत। एक आंकड़ा है 8 महीने की न्यूनतम कंज्यूमर इन्फ्लेशन का, और दूसरा आंकड़ा है 11% के आसपास की होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन का। ये दोनों आंकड़े 48 घंटे के भीतर आए हैं। अब यदि हम एक सामान्य व्यक्ति की तरीके से अपने दैनिक खर्चे पर या अपनी खपत पर, अपनी खरीद पर इन आंकड़ों का असर देखने की कोशिश करें तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सी कंज्यूमर इन्फ्लेशन कम हो गई है और ये कौन सी होलसेल इन्फ्लेशन है जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन से पर कोई असर नहीं डालती। थोड़ा समझदारी के साथ अगर हम जाएंगे और पीआईबी के प्रेस रिलीज पढ़ने की का साहस जुटा पाएंगे और उसके भीतर एक टेबल होती है उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगेगा अरे इसमें तो पेट्रोल डीजल की इन्फ्लेशन तो 24% है, मैन्युफैक्चर्ड इन्फ्लेशन तो 11% है, फिर हमें किस महंगाई के कम होने की बात बताई जा रही। ये उस महंगाई की चर्चा है। आज हम जिस महंगाई की बात करने जा रहे हैं वो महंगाई है जो आप महसूस करते हैं और जिसमें कभी कमी नहीं होती। ऐसी एक महंगाई है हमारे पास, इतनी जिद्दी और इतनी स्थायी महंगाई है जो ट्यूब से निकले टूथपेस्ट की तरह से। एक बार ट्यूब से मलहम बाहर निकल जाए तो उसे दोबारा भर नहीं सकते, उसको केवल फेंक सकते हैं। ये उस तरीके की महंगाई है। अच्छा, महंगाई के शास्त्र को वो लोग बहुत गहराई से समझते हैं जो डेली शॉपिंग करने जाते हैं। जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो शायद उतना नहीं समझते हैं क्योंकि उनको वो उस प्रिंटेड प्राइस पर खरीदते हैं, पर घर की महिलाएं या बाकी लोग जो शॉपिंग करने जाते हैं वो ही समझते हैं। उनके हिसाब की डायरी में हमें यही महंगाई दिखती है। उनकी हिसाब की डायरी में ये वो महंगाई दिखती है जो कभी कम नहीं होती, और ये वो महंगाई है सिद्धांत जो पेट्रोल डीजल, फल सब्जी, अनाज की कीमतें निकालकर नापी जाती है। हमारे यहां सरकारें हमेशा फल सब्जी की और अनाज की मौसमी कीमतों को दिखाकर महंगाई की कमी बेशी का आंकड़ा हमारे सामने पेश करती हैं। अब यदि आप दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर हापुड़ के पास किसी गांव में रह रहे हैं तो आपके लिए सब्जी की इन्फ्लेशन नहीं है। लेकिन अगर आप रोहिणी में, नोएडा में या गुड़गांव में रह रहे हैं या वहां के किसी शॉपिंग मॉल से जाकर सब्जी खरीद रहे हैं तो आपके लिए एग्रीकल्चर और वेजिटेबल की इन्फ्लेशन है। और थोड़ा दूर चले जाएं, बिहार के या उत्तर प्रदेश के या महाराष्ट्र के गांवों में चले जाएं तो आपके लिए फूड इन्फ्लेशन या सब्जियों की इन्फ्लेशन नहीं होगी। लेकिन दवा की इन्फ्लेशन आपके लिए भी होगी। जो दवा 2014 में आप जुकाम और बुखार और खांसी की खरीद रहे थे उसकी जो कीमत में बढ़ोतरी है वो हापुड़ के गांव से लेकर साउथ दिल्ली के मॉल तक एक ही जैसी है। आमतौर पर जब हमारे सामने आंकड़े आते हैं तो हम एक किस्म के विद्रूप बोध से भर जाते हैं। हमारी अनुभूतियां उससे तालमेल नहीं कर पाती। हमारे अपने अनुभव, हमारे अपने, और अर्थव्यवस्था सिद्धांत हमेशा मेरा मानना रहा है कि अर्थव्यवस्था हमारी अनुभूति है। हम उसे महसूस करते हैं क्योंकि उसे हम जीते हैं। बाकी सारी चीजें अनौपचारिक हैं, पर ये बिल्कुल हमारे जीवन की अनुभूति है क्योंकि हमारा पैसा है, हमारी बचत है, हमारा खर्च है, हमारी उम्मीद है, हमारे सपने हैं, ये सब कुछ इसी में सीमित है। इसके बिना कुछ नहीं। हमारा समय है जिसको हम बेचकर पैसा लाते हैं,
नौकरी करना हमारा समय बेचना होता है, जो हम समय देते हैं। तो ये जब आंकड़ा महंगाई का आता है ना, तो वो हमारी अनुभूतियों से, हमारे अनुभवों से मेल नहीं खाता, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन या जो बुनियादी महंगाई है, जो महंगाई के भीतर कहीं छिपी रहती है, वो एक ऐसा अदृश्य चाकू या ऐसी अदृश्य छुरी है जो आपको हमेशा काटती रहती है, पर सरकार के आंकड़े में वो नहीं दिखती, क्योंकि सरकार के आंकड़े के सूचकांक में उन चीजों के आधार पर महंगाई में कमी दिखाई जाती है, जिसका मतलब उत्तर प्रदेश के गांव में रहने वाले के लिए बिल्कुल दूसरा है और दिल्ली में रहने वाले के लिए बिल्कुल दूसरा है। और इसीलिए भारत को महंगाई दरों का पूरा मार्केट आप कह सकते हैं, क्योंकि भारत में स्थानीय महंगाई एक अलग पहलू है, लोकल इन्फ्लेशन जो आपके बाजार में है। तो हुआ यह कि चाची इसलिए गुस्सा गई कि चाची के सामने जो आंकड़ा दिखाया गया था या उन्हें जो आंकड़ा किसी व्हाट्सएप पे भेजा गया था, वो अगस्त के महीने में यह बता रहा था कि साहब फल सब्जी की कीमत कम हो गई, इसलिए खुदरा महंगाई कम हुई। लेकिन अगस्त के महीने का आंकड़ा हमें यह बताता है कि लगातार पिछले 1 साल से ये जो कोर इन्फ्लेशन है, ये जो बुनियादी महंगाई है, जो कभी कम नहीं होती, वो लगातार 6% से ऊपर है। और इसकी ये वजह थी सिद्धांत, इस बार रिजर्व बैंक ने जब अपनी मौद्रिक पॉलिसी की समीक्षा की, मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू किया, तो शक्तिकांत दास ने स्पष्ट रूप से बात कही, मुझे पता नहीं कितने लोग उसको उसे पकड़ पाए हों। उन्होंने कहा कि हेडलाइन इन्फ्लेशन या टॉप लाइन इन्फ्लेशन कम हो रही है, जिसके आधार पर रिजर्व बैंक अपनी ब्याज दरें तय करता है, जिसको हम कंज्यूमर इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन कोर इन्फ्लेशन का, बुनियादी महंगाई का, फंडामेंटल महंगाई का स्टबर्न लेवल से 5% और 6% से ऊपर बने रहना चिंता की बात है। ये बात रिजर्व बैंक ने अपनी पिछले वीक की मौद्रिक पॉलिसी समीक्षा में कही। और यहां पर हमें कैविएट और रखना हाँ, और इसमें एक कैविएट रखना चाहते हैं कि ये जो 5 या 6% की महंगाई आपको दिखती है, कोर इन्फ्लेशन, ये भी बहुत छोटे बेस से आई हुई है। सरकार के महंगाई के नापने का जो तरीका है, बहुत छोटे बेस से आता है। ये कोर इन्फ्लेशन हमारे लिए 8 और 9 या 10% के आसपास व्यवहारिक रूप से है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये है वो कभी ना घटने वाली महंगाई, जिसे जो अब रिजर्व बैंक भी देख रहा है, क्योंकि उसे दिखाई दे रहा है कि उसने ब्याज दरों में कमी रोक दी, उसने लगातार इन्फ्लेशन मैनेजमेंट की कोशिशें की, मनी सप्लाई रोक दी, पर फिर भी महसूस होने वाली महंगाई नहीं दिखती। और एक और पहलू जोड़ने, फिर हम आपके सवाल पर आते हैं। इसीलिए रिजर्व बैंक जब हर 3 महीने या 4 महीने बाद कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे करता है, उपभोक्ताओं के भरोसे का या उपभोक्ताओं की आदतों का या उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया का सर्वेक्षण करता है, तो वो ये मानता है, वो सर्वे हमेशा ये बताता है कि लोग महंगाई से पीड़ित हैं। इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस या महंगाई बढ़ने की संभावनाएं अंतर्निहित मौजूद हैं। तो मेरी आज ये कोशिश है इस अर्थात में कि हम उस महंगाई को ढूंढें जो हमें महसूस तो होती है, कम नहीं होती कभी, पर वो हमारे आंकड़ों में दिखती क्यों नहीं। अच्छा अंशुमान जी, मुझे आरबीआई से एक सवाल सूझ रहा है कि आरबीआई के सामने एक दुविधा है। मुझे आपको भी याद होगा शक्तिकांत दास का कुछ दिनों पहले का स्टेटमेंट, वो कहना चाहते थे कि साहब मतलब इन्फ्लेशन एक लेवल तक मेंटेन रखना है, क्योंकि आरबीआई के सामने मुझे लगता है ये दुविधा है कि वो इन्फ्लेशन को नीचे लेकर आना चाहते हैं तो आपका ग्रोथ भी नीचे आती है, वो ग्रोथ को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो इन्फ्लेशन भी साथ में ऊपर जाता है। ये एक कोरिलेशन तो आरबीआई की दुविधा क्या का निवारण क्या है? आरबीआई की दुविधा ये नहीं है, क्योंकि ग्रोथ तो हम स्टैगफ्लेशन के दौर में है, हमारे पास तो ग्रोथ है नहीं, तो निगेटिव ग्रोथ में। आरबीआई की दुविधा महंगाई को लेकर यह है कि आरबीआई जिस महंगाई के लक्ष्य को सामने रखता है, जिस उपभोक्ता महंगाई के लक्ष्य को सामने रखता है, उसके पेट में जो छिपी हुई 3-4 महंगाइयां हैं वो बहुत भारी हैं, बहुत बड़ी, उनको वो कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे कंज्यूमर इन्फ्लेशन के भीतर 16% की फ्यूल इन्फ्लेशन छिपी हुई है, ईंधन की इन्फ्लेशन छिपी हुई, 10% की, 9% की, 11% की मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की इन्फ्लेशन छिपी हुई है, 6 से 7% की महंगाई छिपी हुई है हेल्थ की और एजुकेशन की। सूचकांक का गठन कुछ इस तरीके का है कि हम उस सूचकांक के गठन में जो हमें चुभता है वो बिल्कुल नहीं दिखता है, उसमें वो दिखता है जो सरकार या रिजर्व बैंक को सूट करता है। और ये बात रिजर्व बैंक को समझ में आ रही कि उसकी दुविधा यह है कि हम महंगाई टारगेट तो कर रहे हैं, महंगाई तो कम नहीं हो रही, हम टॉप लाइन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कंज्यूमर इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं, उसके पेट में जो अंदर भीतर छिपी हुई महंगाई है वो विकराल होती चली जा रही और लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ नहीं रही है। अंततः क्या होता है, अचानक महंगाई के विस्फोट का खतरा आ जाता है। उसकी वजह कैसे बनती है कि जैसे ही सीजनल इन्फ्लेशन इसमें जुड़ जाती है,
मान लीजिए बाढ़ आ जाती है, सप्लाई लाइन टूट जाती है, तो अचानक महंगाई 12% 13% पे सरकार के आंकड़े में भी दिखने लगती है। नहीं तो फल सब्जी की कीमतें एक बाजार से दूसरे बाजार में कम होती हैं, और जो बेस का महंगाई का जो कोर इन्फ्लेशन का है, और इसलिए रिजर्व बैंक को ये बात कहनी पड़ी। और क्या हम कहां खड़े हैं और हमें इसके आगे क्या जाना होगा, इस पर हम आखिरी में इसमें चर्चा करेंगे। जो हमें महसूस होती है, जो घटती नहीं, वो कौन सी महंगाई है, और वो महंगाई ऐसी है, उसे समझना जरूरी है कि जो हमारी खुदरा महंगाई का सूचकांक है, हमारे दो सूचकांक है, एक थोक महंगाई का और एक खुदरा महंगाई का सूचकांक। खुदरा महंगाई नापी जाती है रिटेल इन्फ्लेशन, जो कहा जाता है कि हम जो महसूस करते हैं वो दिखाती है, हालांकि हम जो महसूस करते हैं उससे वो उसका रिफ्लेक्शन उसमें नहीं होता। और होलसेल इन्फ्लेशन सिद्धांत वो है जो इंडस्ट्री होलसेल परचेज करती है, होलसेल मार्केट से आती है, वो इन्फ्लेशन है। ध्यान रखना जरूरी है आगे बढ़ने से पहले कि हमारे पास इस समय दो आंकड़े हैं। सितंबर में थोक महंगाई करीब करीब 11% है, 10.66% के आसपास है, और खुदरा महंगाई 8% के 8 महीने के न्यूनतम स्तर पर 5% पर। एक ही देश में थोक बाजार बता रहा है कि आग लगी है कीमतों में, और खुदरा बाजार बता रहा है कि इससे सस्ता बाजार कोई नहीं है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमारे लिए समझना जरूरी है कि हम त्योहारों की तरफ मुखातिब हैं, हम मंदी से निकल रहे हैं, हम भारत के इतिहास की सबसे जबरदस्त वेतन कटौतियों से और सबसे जबरदस्त बेकारी से निकल रहे हैं, और लोग त्योहार में खरीदारी के लिए आगे बेहतर कुछ मदद या कुछ उम्मीद कर रहे हैं। खुदरा महंगाई का जो डिब्बा है, उसके अंदर दो छोटे छोटे डिब्बे और हैं, अंदर है। एक में कोर महंगाई होती है और दूसरे में नॉन कोर महंगाई होती है। अगर उसे हम 100 मान लें कि उस डिब्बे का भार या वेट 100 है, तो उसमें 54 किलो वाला डिब्बा जो है वो कोर महंगाई का है, और 45 किलो वाला डिब्बा जो है वो नॉन कोर महंगाई का है। अच्छा। जो दूसरा नॉन कोर महंगाई वाला डिब्बा है, 45-46 किलो वाला जो डिब्बा है, उस 100 किलो के बोरे में या पैक में, उसमें खाद्य, अनाज और ईंधन आते हैं, जो हमेशा सरकार के वजह से महंगे होते हैं या मौसमी आपूर्ति की वजह से महंगे होते हैं। ईंधन इसलिए महंगा होता है कि सरकार टैक्स बढ़ाती है, या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती तो हमको पास ऑन कर दी जाती चुनाव को छोड़कर। और बाकी जो मौसमी महंगाई है वो आपको अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग मोहल्लों में अलग तरीके से दिखाई देगी। तो ये वो दूसरा डिब्बा है जो 45 किलो वाला है। 54 किलो वाला डिब्बा जो है वो कोर महंगाई वाला है। सबसे ज्यादा उठापटक दूसरे डिब्बे में होती है, इसीलिए उसके कारण उस डिब्बे में जैसे जैसे कीमतें ऊपर नीचे होती हैं, हमारी महंगाई का आंकड़ा उसको रिफ्लेक्ट करता है। पर जो बुनियादी महंगाई वाला डिब्बा है, जो सूचकांक का हिस्सा है, जो 54-55% का है, वो बहुत स्थायी रूप से महंगा हो रहा है। और इसलिए मैं जब बार बार कहता हूं अर्थात कि हमारी जिंदगी जीने की लागत लगातार बढ़ती जा रही है, हमारे वेतन और हमारी बचतें उतना रिटर्न नहीं दे रही हैं, तो उसे समझने के लिए भारत में कोर इन्फ्लेशन के इस आंकड़े को करीब से समझना जरूरी है, जो खुदरा महंगाई के सूचकांक में 54% का 54% का हिस्सा रखता है। और कैसे बढ़ रहा है, इसका सबसे ज्यादा विद्रूप और चौंकाने वाला आंकड़ा हमारे पास पिछले साल आया। पिछले साल जब भारत में औद्योगिक उत्पादन क्वार्टरली बेसिस पे -25% पर चला गया, भारत में सारी गतिविधियां बंद हो गई, सब कुछ लॉकडाउन में चला गया, उस दौरान भी ये जो कोर इन्फ्लेशन थी ये 5% के आसपास थी। उसके बाद भी इन्फ्लेशन, यानी जब डिमांड घट गई या डिमांड टूट गई, उसके बाद भी कीमतों में कमी नहीं आई। जो भी सप्लाई मार्केट में अवेलेबल थी वो महंगी ही सप्लाई थी। तो यहां डिमांड सप्लाई का जो असर है, या मांग कम होने का, टूटने का असर इस बुनियादी महंगाई पे, ये बहुत ही जिद्दी महंगाई है, इस जिद्दी महंगाई पर नहीं दिखाई देता। महामारी का साल जब हमने कहा कि भारत में अर्थव्यवस्था की विकास दर गिरी, मंदी में चली गई, हम -7% पर रहे, डिमांड हमारी श्रिंक कर गई, 10-11-12 करोड़ का जीडीपी ध्वस्त हो गया, उस साल भी भारत में कोर इन्फ्लेशन 5% से ऊपर थी। यानी महंगाई के बक्से का जो सबसे बड़ा डिब्बा है, 54-55% वाला डिब्बा, उसकी महंगाई निरंतर बढ़ती रही, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा उससे कि बाजार में डिमांड कम थी, लोग कम खर्च कर रहे थे, लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, ये महंगाई लगातार बढ़ती रही। अब ये बुनियादी महंगाई जो है, यहां उस डिस्कनेक्ट पर हम आते हैं, जो डिस्कनेक्ट मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि हमारे पास इस महीने सितंबर के आंकड़े हैं। थोक महंगाई 11% और खुदरा महंगाई 5% से नीचे। थोक महंगाई का रिफ्लेक्शन हमेशा कोर इन्फ्लेशन में होता है। जो थोक बाजार की महंगाई है,
वो हमेशा कोर इन्फ्लेशन में दिखाई देती है, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन में सारा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, सारे सर्विसेज, सारी वो चीजें आती हैं जिनका एक साइकिल है प्रोडक्शन का। वो प्रोडक्शन होता रहेगा और बनता रहेगा। तो अगर मान लीजिए आज बाजार में 11% के इन्फ्लेशन की थोक महंगाई है और उसमें कॉपर की, स्टील की, प्लास्टिक की, केमिकल की प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, तो ये कंसिस्टेंटली पास ऑन हो रही हैं और महंगाई, और ये वापस नहीं ली जाएंगी क्योंकि वो कम नीचे नहीं आएंगी। ये जो थोक महंगाई की बढ़ोतरी है, जिसे सरकारें कहती कि नहीं इससे आपका कोई मतलब नहीं है, तो आपकी महंगाई नहीं है, ये तो उद्योग की महंगाई। उद्योग की महंगाई भी क्या उद्योग अपने जेब में रख रहा है, वो तो हमारे पास ट्रांसफर कर रहा है। अगर वो महंगा कॉपर खरीद रहा है बाजार से, तो वो उसकी कॉस्ट हमारे सामने प्रोडक्ट में जोड़कर टैक्स लगा के हमारे पास ट्रांसफर कर देता है। महंगाई नापने के मीटर का ये वो हिस्सा है जो बराबर बढ़ता रहता है, बराबर तीखा होता रहता है और हमें पता नहीं चलता। अब दूसरा हिस्सा इसका समझिए, जो एक और इंपॉर्टेंट है हिस्सा है, जो कि हम महंगाई के सूचकांक को समझें, क्योंकि इस समय हमारे लिए जानना जरूरी है कि हम बहुत कंफ्यूज हैं महंगाई को लेकर। हम जिंदगी में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती देख रहे हैं, बिजली महंगी होती देख रहे हैं, गैस महंगी होती देख रहे हैं, हर सब्जी, दवा, सब चीज महंगी होती देख रहे हैं, और सरकारें जो नाप रही हैं उसमें हमको लगता है कि देश में सब अमन चैन है, कहीं महंगाई नहीं है। हाँ, मतलब सरकार मतलब मेरा वही सवाल है कि सरकारें जो राहत देने का दावा करती हैं, वो राहत मतलब महसूस क्यों नहीं होती है? क्या मतलब हम इतने संवेदना शून्य हैं, या महंगाई या सरकार का आंकड़ा इतना ज्यादा पहुंच से दूर है? सरकार का आंकड़ा संवेदना शून्य भी है, और सरकार के आंकड़े का इंटरप्रिटेशन और जिस तरीके से सरकार के आंकड़े जुटाए जाते हैं, वो वास्तविकता पकड़ने की कोशिश नहीं करते। मैं आपसे बराबर हम अर्थात में कहते रहे कि सरकार के आंकड़े वास्तविकता छुपाने की कोशिश करते हैं, वास्तविकता बताने की कोशिश नहीं करते, और इसका असर हमें भारत की आर्थिक नीतियों में, उसके प्रबंधन में और उसके फैसलों पर दिखाई देता है। जैसे महंगाई के डिब्बे का एक डिब्बा और खोलते हैं। हमने 2 डिब्बे खोले, एक डिब्बा खोला 45 किलो वाला, एक डिब्बा खोला 54 किलो वाला। अब एक डिब्बा उस बोरे में और है, उस बोरे में एक तीसरा डिब्बा उसको हम खोलते हैं जो करीब करीब 28 किलो के वजन का डिब्बा है। 100, अगर हम माने कि पूरे बॉक्स का वजन 100 केजी है, तो 28 केजी के आसपास का एक डिब्बा है। ये हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीजों का डिब्बा है, और उसका वेट सबसे कम है। इसमें क्या आता है? इसमें आती हैं सारी सर्विसेज, मिसलेनियस इसको कहते हैं। इसमें परिवहन, अस्पताल, मनोरंजन, ये सारी सर्विसेज आती, जिन पर हमारा सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। टेलीफोन के बिल पिछले सालों में कितने बढ़े, बिजली के बिल कितने बढ़े, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कितनी बढ़ी। इनकी महंगाई भी सिद्धांत पिछले 1 साल से 6-7% से ऊपर है। अब जब सरकार मौसमी खेल बदलने पे, महंगाई कम होने पर तालियां बटोरती है और लोग कहते हैं कि महंगाई कम हो रही है, और हमें व्हाट्सएप के ऊपर सूचना मिलती है देखने के लिए, साहब पिछले साल तो महंगाई इतनी थी, आज इतनी कम हो गई, और फिर हम पलटकर जब अपनी तरफ देखते हैं हमें लगता है कि कम तो नहीं हुई, क्योंकि हमने तो महसूस नहीं किया। तो अगर आप ध्यान दें कि 100 किलो के महंगाई के डिब्बे में 45 किलो वाले हिस्से में ऊपर नीचे होता है, पर अगर आप 54 किलो और 28 किलो वाले हिस्से को जोड़ लें, यानी करीब 75% से 76% चीजें जो हमारी जिंदगी को सीधे प्रभावित करती हैं, उनकी कीमतें कभी कम नहीं होती। और इसलिए वो चाची हमारी इस बात पे गुस्सा हो रही थी कि कभी कम नहीं होती महंगाई। हमारे पास परिचय रखे 5 साल के, हमें दिखाई देता है। तो जो चीजें हमें महसूस होती, जिसमें कभी कमी नहीं होती, जिनमें कमी होती है वो स्थानीय कमी होती ये वो पहलू है जो हमें महंगाई के आंकड़े के साथ समझना अब बहुत जरूरी हो गया है, जब हम मंदी, बेकारी और वेतन में कटौती से जूझ रहे हैं और लगातार जिंदगी जीने की लागत बढ़ती जा रही है। अच्छा अंशुमान जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक अलग किस्म का टॉपिक छेड़ना चाह रहा हूँ, इससे ही जुड़ा हुआ लेकिन थोड़ा सा अलग। रोजमर्रा के जीवन की बात तो हो गई है, जाहिर सी बात है, मतलब होलसेल प्राइस से हमारा क्या फर्क पड़ता, हमको क्या फर्क पड़ेगा, सरकार ऐसा करती है, लेकिन आपकी बातें हैं कि वो कोरिलेट करती है। लेकिन इन सबके बीच में हमारे बैंक्स हैं, और बैंकों में रखा हुआ हमारा पैसा है। बैंकों ने इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किए, फिर भी उस पैसे पर बट्टा है। वो छोटा सा गणित अगर आप बता सके, इस बारे में आज हम लोग सुबह फोन पर बात कर रहे थे, इसके बारे में चर्चा हर जगह हो रही है। ये चीज महंगाई क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, और भारत चिरंतन महंगाई वाला देश है। भारत में अगर भारत एक सामान्य रिसर्च करें, सामान्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है कि भारत में हमेशा जीडीपी की विकास दर से ज्यादा महंगाई की दर रही है औसत। अगर आप एक लंबे फ्रेम में देखें सालाना आधार पर, तो भारत में लोगों की जीडीपी मतलब देश की इनकम में बढ़ोतरी जिंदगी जीने की लागत हमेशा उसे बीट करती रही है।
जिंदगी जीने की लागत हमेशा हमारी कमाई के सापेक्ष होती है। हमारी कमाई जिस गति से बढ़ेगी उस सापेक्ष में हमारी जिंदगी जीने की लागत बढ़नी चाहिए। और कमाई में जब हम बात करते हैं तो हम एक्टिव इनकम की बात करते हैं और हम पैसिव इनकम की बात करते हैं। एक्टिव इनकम वो कि जो हम काम धंधा रोजगार नौकरी कर रहे हैं वहां से आने वाला पैसा, और पैसिव इनकम वो जो हम कहीं हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है या बैंक में पैसा रख रखा है तो वहां से पैसा निकालने वाली बात। हम थोड़ी देर के लिए बाकी इन्वेस्टमेंट्स को भूल जाते हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, सुबह हम आपसे चर्चा कर रहे थे। तो हमारी बचतों का सबसे बड़ा हिस्सा, करीब हमारी आम बचतों का 60% 65% हिस्सा बैंकों में टाइम डिपॉजिट्स में, जिनको हम एफडी कहते हैं, उनमें जमा है। अब जब भारत में महंगाई बढ़ने की दर हमारी कमाई बढ़ने की दर से ज्यादा है तो हम पहले से ही जिंदगी जीने की महंगी लागत को झेल रहे हैं, फिर भी उस महंगी लागत को से बचाकर जो बैंक में पैसा रख रहे हैं ताकि हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें, उस पर भी रिटर्न की लागत महंगाई की दर से कम हो जाती है। तो भारत के अब आज एफडी के रेट 4, 4.5, 5% के आसपास है। महंगाई की दर अगर आप कोर इन्फ्लेशन देख लीजिए तो 6-7% है। अगर आरबीआई के हिसाब से कंज्यूमर इन्फ्लेशन देख लिया जाए तो वो बिल्कुल बराबर है ब्याज दर के। हालांकि वो कंज्यूमर इन्फ्लेशन सही नहीं है क्योंकि वो हम जो वास्तविक रूप से महसूस कर रहे हैं, और जो वास्तविक इन्फ्लेशन जो हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई मौसम की तरह होती है, हमें महसूस होती है, और जो महसूस कर रहे हैं वो तो 10-11% की इन्फ्लेशन है। तो अगर आप इसे समझने की कोशिश करें कि भारत में कभी भी कोई राहत हमें महसूस क्यों नहीं होती, कीमतें घटती भी हैं। मान लें कि अगर कीमतें घटती हैं, महंगा हैं, फलों सब्जियों की कैटेगरी में कोर इन्फ्लेशन कम नहीं होती, लेकिन ऊपर जो कीमतें घटती हैं वो हमें महसूस क्यों नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि इसके बाद भी भारत में ना तो हमारी बचतें हमें महंगाई से लड़ने की ताकत देती हैं क्योंकि उन पर मिलने वाला रिटर्न महंगाई से कम है, और हमारी जो कमाई बढ़ने की रफ्तार है वो भी महंगाई से कम है। भारत में केवल एक सरकारी कर्मचारियों का वर्ग है जो डीए प्रोटेक्शन लेता है, जिसको डियरनेस अलाउंस के तहत महंगाई से प्रोटेक्शन मिलता है। डेली वेजेस के कर्मचारी का वेतन महंगाई के हिसाब से रिवाइज थोड़ी होता है हर साल। उसका तो एक बार अगर दैनिक वेतन तय हो गया तो 3-4 साल बाद रिवाइज होगा, और उसमें भी वो कंपनी उसको देगी कि नहीं देगी ये पता नहीं। तो डीए का जो महंगाई का इंडेक्सेशन है वो केवल सरकारी कर्मचारियों की सुविधा के लिए उपलब्ध है। तो अगर मान लीजिए हम जो 45% वाला बॉक्स है जहां पेट्रोल डीजल और मौसमी महंगाई है उसकी कीमतों में कमी भी आती है, तो हम राहत महसूस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास हमारी कमाई है वो महंगाई से कम है और हमारे बचतों पर रिटर्न भी कम है। और यही वजह है सिद्धांत की बीते एक साल में सीएमआई का जो आंकड़ा आया था, हमने पिछले अर्थात में इस पर विस्तार से चर्चा की थी, पर हम उसे संदर्भ में लाना चाहते हैं, प्लेलिस्ट पर वो अर्थात होगा। हमने उसमें सीएमआई का आंकड़ा आया था कि पिछले एक साल में देश की 97% आबादी गरीब हो गई। गरीब कोट अनकोट में, क्योंकि गरीबी आपकी इनकम के सापेक्ष है। आपकी जिंदगी जीने की लागत और आपकी कमाई, इनके बीच का अंतर ही आपकी निर्धनता या अमीरी है। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं और आपके खर्च करने की लागत 140-50 रुपए है, तो 40-50 रुपए या तो आप कर्ज ले रहे हैं तो डेट पे जा रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी की जरूरतों से समझौता कर रहे हैं, यानी अपने जीवन स्तर को आप नीचे कर रहे हैं क्योंकि आपके पास उतनी कमाई नहीं है। तो सीएमआई का आंकड़े ने बताया कि 97% लोग गरीब हो गए क्योंकि उनकी कमाई टूट गई और महंगाई बढ़ गई। सीएसओ ने बताया कि 2020-21 में भारत में प्रति व्यक्ति आय करीब 8,634 रुपए कम हुई। पिछले कोविड के दौरान 8,634 रुपए प्रति व्यक्ति आय कम हुई। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है प्रति व्यक्ति आय का, लेकिन चूंकि हम एवरेजिंग करते हैं प्रति व्यक्ति आय में कि देश की कमाई और आबादी से बांटते हैं, तो ये 8,637 रुपए है। असंगठित क्षेत्र में और प्राइवेट सेक्टर में टोटल इनकम 16,000 करोड़ रुपए कम हुई पिछले साल। अब आप ये दो बड़े आंकड़े देखें, प्रति व्यक्ति आय में 8,000 रुपए प्रति व्यक्ति की कमी और 16,000 करोड़ रुपए की कमी प्राइवेट सेक्टर की टोटल इनकम में। और इसके रेशियो में दवा की कीमत, अस्पताल की कीमत, पेट्रोल डीजल की कीमत, खाने की कीमत, बाकी कोर इन्फ्लेशन की कीमत, एजुकेशन की कीमत, टेलीकॉम सर्विसेज की कीमत, बाकी चीजों की कीमत जोड़ें तो आपको ये दिखाई देगा कि ये चिढ़ लोगों की बिल्कुल सही और जायज है कि महंगाई कम नहीं होती कभी भी। वो ये महसूस नहीं करते कि कभी उनको महंगाई से राहत भी मिलती है। अगर उन्हें एक आंकड़े में दिखाई भी पड़ जाए कि साहब सब्जी या फल की कीमत उनके बाजार में कम हो गई है, तो उससे उनकी बाकी खपत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी जो महत्वपूर्ण खर्च है, जो महत्वपूर्ण चीजें और जो कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, जिन पर उनका खर्च लगातार बढ़ रहा है, उनकी कमाई नहीं बढ़ रही, वो कोर इन्फ्लेशन है।
और इसीलिए रिजर्व बैंक को इस बारे महसूस करना पड़ा कि साहब ये जो खुदरा महंगाई के बेस पर भारत में महंगाई को नापने का तरीका ये थोड़ा ढीला ढाला है, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया। लोग ये कहने लगे हैं, तमाम विशेषज्ञ मानने लगे हैं कि अब ये पाखंड है, क्योंकि आपकी खुदरा महंगाई के भीतर पेट्रोल डीजल 24% की दर से बढ़ता है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट महंगाई 12% की दर से बढ़ती, लोग जो आदमी महसूस कर रहे हैं वो 75% चीजें कंसिस्टेंटली महंगी होती जा रही, तो आप किस महंगाई में कमी की बात कर रहे हैं। और इसलिए हम ये महत्वपूर्ण बात है कि दुनिया के बहुत सारे देशों ने सिद्धांत ये नियम के तौर पर अपनाया है कि वो मौसमी महंगाई नापने की प्रक्रिया से बाहर रखते हैं वहां के केंद्रीय बैंक। अच्छा। वहां महंगाई की पैमाइश केवल कोर इन्फ्लेशन के पर होती है। मैं उनका नाम भी जिक्र कर सकता हूं। 15 देश दुनिया की 15 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनके केंद्रीय बैंक और जिनकी सरकारें लोगों की जिंदगी पर महंगाई के असर को नापने के लिए फलों, सब्जियों, पेट्रोल, डीजल, जो वोलेटाइल चीजें हैं, जो सीजनल चीजें हैं, उनकी कीमतों को शामिल नहीं करती, बल्कि वो कोर बुनियादी मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन को या बुनियादी इन्फ्लेशन को शामिल करती। ऐसे 15 देश हैं जिनमें से खास देश है अमेरिका है, कनाडा है, स्वीडन है, जापान है, कोरिया है, थाईलैंड है, नीदरलैंड है। ये बुनियादी महंगाई को, जो कोर इन्फ्लेशन है, उसे ही ब्याज दर कम तय करने का, मॉनेटरी फैसले का तय करने का, मॉनेटरी रेट्स तय करने का, ब्याज दर तय करने के फैसले का आधार बनाते हैं। और इसी के जरिए वो सरकार ये नापने की कोशिश करती है कि लोगों की जिंदगी कितनी बेहतर या बदतर हुई है। और इस पैमाइश में फल सब्जी की कीमत, इस पैमाइश में ऊर्जा की कीमतें आमतौर पर शामिल नहीं होती। तो महंगाई का जो सही पैमाइश है और वास्तविकता से इसका जो कनेक्ट है, वो किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रबंधन की बुनियादी शर्त है। हम लोगों को, भारत के लोगों को भी सवाल पूछने पड़ेंगे अपने नेताओं से, अपने प्रतिनिधियों से, अपने अलग अलग फोरम पर कि जो हम भोगते हैं वो दिखता क्यों नहीं है, जो महसूस करते हैं वो आंकड़े क्यों नहीं दिखाते हैं। क्योंकि महंगाई ही एक बुनियादी फार्मूला है, सिद्धांत, जिसके सापेक्ष हम सब कुछ जीवन में अर्जित करते हैं। महंगाई मतलब हमारी जिंदगी जीने की लागत, उसी सापेक्ष हमको कमाई में बढ़ोतरी की जरूरत है, उसी के सापेक्ष हमें निवेश पर रिटर्न की जरूरत है, उसी के सापेक्ष हमें बचत करने की जरूरत है। और अगर हमारी ये कसौटी ही खराब है, हमारी ये कसौटी ही फ्रैक्चर्ड और फ्लॉड है, तो हम कैसे नाप पाएंगे कि हम लोगों की जिंदगी सरकार के किस फैसले से बेहतर होती है, उनकी जिंदगी बेहतर हो रही है, बदतर हो रही है। सरकारें आमतौर पर ये चाहती ही नहीं कि वो हमें महंगाई से बचाएं ना बचाएं, वो तो अलग बात है। हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि महंगाई से बचाने की चर्चा कहीं वरीयता पर है ही नहीं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को देख लें, लेकिन कम से कम वो हमें ये तो बता सकती हैं वास्तविकता के आधार पर, क्योंकि उनके पास इतना विराट पैराफिनेलिया है, इतना बड़ा तंत्र है, जिसके जरिए वो नाप कर उनके अर्थशास्त्री में ये तो बता सकते हैं कि हम रोज कितने गरीब हो रहे हैं। कम से कम हमें यह तो पता चले कि वास्तविक महंगाई रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही सरकार की पैमाइश में। और अगर वो नहीं हो रही है तो इसकी ये वजह है कि अगर हम सरकारें हमें नाप कर सही महंगाई नहीं बताती हैं, तो हम ये समझ ही नहीं पाते कि महंगाई से हमारी जिंदगी पर असर क्या पड़ता है और उसका रिश्ता क्या है। और ये रिश्ता न समझ पाना देश के अधिकांश लोगों के फाइनेंशियल डिसीजंस को प्रभावित करता है। क्योंकि वो जब तक वो ये नहीं समझ पाते कि उनकी जिंदगी जीने की लागत कितनी बढ़ रही है, तो उस हिसाब से वो अपनी कमाई, बचत और निवेश का हिसाब किताब नहीं बना पाते हैं। और इसलिए बहुत सारे लोग दोनों तरफ से लूज करते हैं। और ये जानबूझकर ये भ्रम बनाए रखा जाता है, जब आप अपनी जिंदगी जीने की लागत नहीं नाप पाएंगे, आपको नाप कर सरकार नहीं बताएगी, तो आप अपनी बचत को कैसे नाप पाएंगे और अपनी कमाई को कैसे नाप पाएंगे। ये भ्रम दूर होना बहुत जरूरी। सरकारें हमें कम से कम ये तो बताएं कि हम कितना गरीब होते जा रहे हैं। कम से कम हमें महंगाई का एक सही तस्वीर हर महीने 15 दिन में देश के सामने आए, जिससे कि आप कुछ मत करिए, कम से कम उससे एक सामान्य व्यक्ति को ये तो पता चले कि 15%, 20% की दर से अगर महंगाई बढ़ रही है, तो हमें अपने पैसे की बचत की या हमें अपने खर्च के हिसाब को उस हिसाब से संयोजित करने की जरूरत है। ठीक है अंशुमान जी, तो ये अर्थात की बातचीत लगभग अब हो चुकी है। एक आपने, मेरा सवाल ये भी था जिसको आपने डिस्कस कर ही दिया कि सरकार प्रबंधन कैसे करे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल आए हैं पिछले वाले एपिसोड में, हम उस पर बातचीत कर लेते हैं। मूलतः 2 सवाल हैं हमारे पास। तुषार खन्ना,
कह रहे हैं कि if inflation is imminent, why are international gold prices are not rising? Is the gold price discovery mechanism broken? ये एक तुषार खन्ना का सवाल है। अंशुमान जी, ये एक दिलचस्प डिस्कनेक्ट है तुषार ने, और इस पर कई सारे लोग चर्चा कर रहे हैं। बिकॉज वी आर सीइंग स्टॉक मार्केट्स आर राइजिंग, money is now started moving to stock markets which were considered to be invested into gold, and gold was considered as an inflation hedge, but stock markets inflation से ज्यादा बड़ी hedge दे रहे हैं। भारत के स्टॉक मार्केट 14%, 15%, 16% का रिटर्न दे रहे हैं। तो हमने पिछले साल जो परिस्थिति देखी थी उसकी तुलना में इस बार जो निवेश का पैटर्न है लोगों का या लोगों की जो प्रायोरिटीज हैं वो बदल रही हैं, और हम उन्हें वापस इक्विटी की तरफ जाता देख रहे हैं। नहीं तो कोई और वजह नहीं है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ब्याज दरें बढ़ रही हैं, अमेरिका में टेपर शुरू होने वाला है, इसके बाद भी स्टॉक मार्केट बढ़ते रहे, क्योंकि रियल इकोनॉमी या मैक्रो इकोनॉमी से स्टॉक मार्केट में डिस्कनेक्ट है। पर ये जो कैपिटल का फ्लो है, पूंजी का फ्लो है, इसलिए गोल्ड के प्राइसेस में हमको उतनी तेजी या उतनी बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। और ये मोमेंट्री है या ये परमानेंट ट्रेंड बनेगा, ये हमें समझने में 5 से 6 महीने का समय लगेगा कि क्या लोग वापस, अगर महंगाई इस स्तर तक पहुंच गई तो क्या वापस लोग गोल्ड की तरफ लौटेंगे, क्योंकि हमने एक बड़ा हिस्सा फिजिकल एसेट से गोल्ड जैसी एसेट से शिफ्ट होते हुए देखा है इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स की तरफ। हाँ, अगला सवाल है अंशुमान जी, नीलेश कुमार, do this stagflation caused by the short-term supply chain disruption, or in the purview of long run there is deep structural issues in production and distribution? Rise in the price of factors of production leading to increasing cost of production push prices upward, but do this upward movement in price have any backward linkages to the price of capital, which itself is a factor of production? Price of capital is not an issue. Cost of capital is very low globally. Banks have pumped enormous amount of money into the financial system. So cost of capital is not issue. Stagflation is considered to be a momentary phenomena. The most important part which will have to be seen in future after 6 months down the line, this stagflation and this high inflation is going to impact demand permanently, or it will be a momentary effect on demand. Suppose हम ये समझने की कोशिश करें स्टैगफ्लेशन के कारण कार की कीमतें 25%, 30% बढ़ गई, गैस की कीमतें 25 से 30%, 150% बढ़ गई, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। अगर ये कीमतें कम होंगी और इनके साथ डिमांड टूटेगी, क्योंकि जिस आदमी को कार खरीदनी होगी और उसके लिए कार की कॉस्ट अगर 15,000 रुपए, 20,000 रुपए बढ़ गई और वो नहीं खरीदना चाहता, तो क्या वो दोबारा कार बाजार में खरीदने लौटेगा कि नहीं लौटेगा, जब कीमतें कम होंगी कि नहीं होंगी? ये समझना मुश्किल है, क्योंकि हमेशा स्टैगफ्लेशन के जो फिनोमेना होते हैं, जो हमारे पास पिछले इतिहास में बताते हैं, स्टैगफ्लेशन का फिनोमेना जब भी आता, महंगाई और मंदी एक साथ आती है या स्टैग्नेशन एक साथ आती है, जहां आपकी कमाई भी गिरती है और आपकी जिंदगी जीने की लागत भी बढ़ती है, तो ये डिमांड का एक हिस्सा परमानेंटली खा जाती है। मांग का, खरीदने वाले का, उत्साह का एक हिस्सा परमानेंटली सिस्टम से निकाल ले जाती है। ये बड़ी समस्या होती है मंदी और महंगाई की, ये जो सबसे जहरीली जोड़ी है। हम लोग स्टैगफ्लेशन पर अर्थात में एक बार विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, एक एपिसोड है पूरा। तो ये रिस्क, हम इस रिस्क पर खड़े हुए हैं, और इसलिए अगर आप कारपोरेट से, कंपनियों से बात करिए, कंपनियों के कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान को सिद्धांत करीब से समझने की कोशिश करिए, तो वो ये महसूस कर रही है, इसलिए वो कैपेसिटी में इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, वो इसलिए नए मॉडल लॉन्च नहीं कर रही हैं, वो नई चीजें तैयार नहीं कर रही, क्योंकि वो ये तूफान छटने के बाद, पहले मंदी, फिर उसके बाद महंगाई, उसके बाद स्टैगफ्लेशन, ये जब डस्ट बैठ जाएगी तब वो ये समझ पाएंगी कि बाजार में खरीदार कितना बचा है और भविष्य का पोटेंशियल बाहर कितना है। ये चीज नीलेश के सवाल के तौर पर समझना जरूरी है। बाकी स्ट्रक्चरल इश्यूज इसलिए नहीं है क्योंकि कैपेसिटीज दुनिया में पर्याप्त है। सेमीकंडक्टर की कैपेसिटी शॉर्टेज नहीं है, कोल की कैपेसिटी शॉर्टेज नहीं है, गैस की कैपेसिटी शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि हम तो दुनिया की अर्थव्यवस्था 2018 में कोई बहुत तेज नहीं दौड़ रही थी। कैपेसिटी की शॉर्टेज नहीं है, अभी सप्लाई चेन टूटने की शॉर्टेज है। सप्लाई चेन टूटने के कारण अगर डिमांड परमानेंटली खत्म होती है, मान लीजिए किसी एक बाजार की किसी प्रोडक्ट की 10 से 15% डिमांड भी खत्म हो जाती है, तो और मानिए कि कैपेसिटी बढ़ाने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, क्योंकि कैपेसिटी तो पहले से मौजूद है। फिर कंपनियां नया इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगी? ये ट्रांजिशन है, जिस ट्रांजिशन को हमें देखना पड़ेगा।
अंशुमान जी, मैं डिस्कस करना चाह रहा था जो फिल्म और मूवी, एक कमेंट है मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, वो मजेदार कमेंट है। अमित पांडे हैं, उन्होंने लिखा है समरी ऑफ दिस होल एपिसोड, मतलब थोड़ा सा ह्यूमर स्टाइल में है, लेकिन उन्होंने 7 पॉइंट में वो कमेंट 7 पॉइंट दिया है। समरी ऑफ द होल एपिसोड, सब कुछ, पहला पॉइंट सब कुछ महंगा होने वाला है रे बाबा। दूसरा, सारी दुनिया में प्रॉब्लम चल रही है रे बाबा। तीसरा है कोविड के बाद का प्रॉब्लम। चौथा, कोविड से पहले का प्रॉब्लम। इसको भी पांचवा है इसको भी प्रॉब्लम, उसको भी प्रॉब्लम। छठवां है दिस बुक इज गुड। सातवां है गो बाय नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। तो ठीक है, विच बुक इज गुड अंशुमान जी? इस हफ्ते मैं अपनी वो पुरानी वो ह्यूमन काइंड बुक पे काम कर रहा था, क्योंकि इस हफ्ते काफी व्यस्तताएं नहीं मेरी अपनी नई किताब को लेके भी, तो बहुत सारे लोगों से बात करना, संवाद करना, चर्चा करना, तो उस पर कोई नई बुक में शुरू नहीं इस हफ्ते कर पाया। लेकिन हाँ, कुछ बुक्स हमारी क्यू में हैं जो शायद अगले हफ्ते तक हमारे पास आ जाएंगी वो। लेकिन मैं वो बुक जिसका मैंने जिक्र किया था, ह्यूमन काइंड, वो किताब विलक्षण किताब है अपने तरीके की, जो हमें बिल्कुल मनुष्यता, लोगों को एक नए नजरिए से देखने पे प्रेरित करती है कि नहीं, अच्छाई, गुडनेस जो है वो लोगों के भीतर है। और कुछ देखना उखना? देखना इस हफ्ते कुछ नहीं हो पाया सिद्धांत। इस सप्ताह इतनी व्यस्तता रही कि हमने कुछ चीजें डाउनलोड करके रखी भी, छोड़ भी दी, लेकिन वो दोबारा उनके पास तक जाने का मौका नहीं मिला, कि कुछ ट्रैवल भी था, इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन हमारे लिस्ट में कुछ पीरियड ड्रामा है, कुछ एक दो इंटरेस्टिंग मूवीज हैं जिन्हें हमने निकाल के रखा है कि समय मिलता है तो देखते हैं। पढ़ाई लिखाई तो मैंने आप वाली किताब पूरी कर ली है, और उस पर कभी अलग से बातचीत करेंगे। बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं उसको लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, तो वो पढ़ ली मैंने। और उसके अलावा व्यस्तता ये थी कि घर वगैरह अपन शिफ्ट कर रहे थे, तो उसमें पढ़ाई तो नहीं हुई उतनी, लेकिन देखना हो गया। मैंने स्क्विड गेम पूरी कर ली। अच्छा। और हाँ, स्क्विड गेम मैंने पूरी कर ली, और अच्छी सीरीज है, देखनी चाहिए मिला जुला के। और मैंने वो देख डाली, काफी डिस्टर्बिंग लगी मुझे, मेरे लिए डिस्टर्बिंग थी वैसे देखना, हाउस ऑफ सीक्रेट्स, बुराड़ी की जो कांड पर, जो सामूहिक आत्महत्या कांड था। हाँ। तो वो मैंने उस पर वो बनी हुई डॉक्यूमेंट्री देखी, और कई लेवल पे उसकी डिटेल्स वगैरह काफी कई लोगों को हॉन्ट कर सकती है। मतलब मुझे वो काम अच्छा लगा, एक जर्नलिस्टिक काम है, ठीक ठाक काम है, लेकिन मुझे अभी भी किसी को सजेस्ट करने में एक बार सोचना पड़ेगा उसको कि देखिए या जाकर जरूर देखिए। मैं कैसे कहूँ, मुझे समझ में नहीं आता। तो ये इस हफ्ते का अर्थात था। सब कुछ महंगा होने वाला है, हो ही रहा है। ये किताब अच्छी है, ये नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना है, लीजिए, आपकी मर्जी। कुछ और कहीं देखेंगे तो वो भी बताएंगे ही बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, लल्लन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।